नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि इंसानों ने जो ये बड़े बड़ी इमारतें, ये शानदार जगहें बनाई हैं, वो असल में हमारी सबसे गहरी सोच और ज़रूरतों को कैसे दर्शाती हैं? आज हम इसी दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे सत्ता के शानदार प्रदर्शन से, फिर चलेंगे आस्था के एक बेहद ऊंचे और प्राचीन केंद्र की तरफ, और आखिर में बात करेंगे हमारी आज की हाइपर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दुनिया की। तो आज के हमारे इस सफ़र के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहले हम सत्ता के केंद्रों को समझेंगे, फिर 1857 और ब्रिटिश कब्जे की बात करेंगे। उसके बाद आस्था के एक पवित्र स्थान की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रकृति के प्रकोप से वो कैसे बचा, और अंत में भविष्य की वास्तुकला पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के केंद्रों की, और इसके लिए दिल्ली के लाल किले से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर जहन में आता है, आखिर शाहजहां ने अपनी बनी बनाई राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली यानी तब के शाहजहानाबाद में क्यों शिफ्ट की? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। दरअसल दिल्ली सेंटर में पड़ता था। आपको पता ही होगा कि मुगल सम्राटों को गर्मियों में कश्मीर जाने का बड़ा शौक था, और दिल्ली से ये लंबा सफर आगरा के मुकाबले काफी छोटा और आसान हो जाता था। मतलब सत्ता के साथ साथ सहूलियत भी। अब अगर इस किले की बनावट पर गौर करें तो इसके पीछे की सोच सच में हैरान कर देने वाली है। पूरे 10 साल लगे इसे बनने में, और 1648 में जाकर ये तैयार हुआ। पता है, इसमें भारत का पहला कवर्ड मॉल यानी छत्ता चौक बनाया गया था, जिसमें उस जमाने का एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम था, और इसकी मेहराबें एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये ऐसे ही नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनका मकसद ये दिखाना था कि राजा का शासन एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है, बिल्कुल एक ईश्वरीय व्यवस्था की तरह। अच्छा, दिल्ली की तपती गर्मी के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो उससे बचने के लिए शाहजहां ने क्या किया? उन्होंने नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर बनवाई। ये असल में महलों के ठीक अंदर बहने वाली यमुना नदी के पानी का एक उथला नेटवर्क था, जो उस दौर के नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता था। सोचिए, शाही आराम और शानदार इंजीनियरिंग का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन था ये। लेकिन देखिए, सत्ता के केंद्र चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होते। और लाल किले की कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगर हम समय के पहिए को घुमाकर देखें तो 1648 में बना ये शानदार किला 1857 आते आते अपनी चमक खोने लगा था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना ने इस किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और सच कहें तो यही वो पल था जिसने सदियों पुराने विशाल मुगल साम्राज्य के पतन पर आखिरी मुहर लगा दी। इतिहास का वो पल कितना दुखद रहा होगा, जरा कल्पना कीजिए। अंतिम और 20वें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी नाव में छिपकर भागना पड़ा, वो भी उसी किले की मजबूत दीवारों के पीछे से, जिसे उनके पूर्वजों ने अपनी अजेय और बेमिसाल ताकत दिखाने के लिए बनवाया था। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इस जगह का पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने किले के अंदर बने बेहद खूबसूरत और नाजुक शाही मंडपों को बेरहमी से तोड़ दिया, और उनकी जगह ईंट पत्थर की आम सी सैन्य बैरिकें खड़ी कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं सदी तक उनके सैनिक इन्हीं बैरिकों में डटे रहे। खैर, सत्ता के इन गलियारों से अब हम अपना रुख मोड़ते हैं आस्था के एक बहुत ही पवित्र स्थान की तरफ, सीधे हिमालय की गोद में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ मंदिर की ओर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ लाल किला है, जो शाही सुख सुविधाओं और भव्यता के लिए नाजुक लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना था, और दूसरी तरफ है केदारनाथ, जहां 10 से 20 टन भारी विशाल ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और सबसे कमाल की बात, इन्हें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का नहीं बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। मतलब यहाँ फोकस आराम या खूबसूरती पर नहीं, बल्कि अत्यधिक मजबूती और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर था। अब अगर केदारनाथ की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझें तो इसका दक्षिण की ओर मुख होना और पीछे की दीवार का वो त्रिकोणाकार या वेज शेप में होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कोई बर्फीला तूफान या मलबा आए तो वो दीवार से टकराकर रुके नहीं, बल्कि उससे चीरते हुए 2 हिस्सों में बंटकर साइड से निकल जाए।
और इस अद्भुत इंजीनियरिंग की असल परीक्षा हुई जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। हम बात कर रहे हैं 2013 की उस विनाशकारी बाढ़ की जिसने पूरे हिमालय को हिलाकर रख दिया था। उस प्रलय में आधुनिक कंक्रीट के बड़े बड़े होटल तो ताश के पत्तों की तरह बह गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे कई लोग चमत्कार मानते हैं। एक बहुत ही विशाल चट्टान लुढ़कती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। आज जिसे हम भीमशिला कहते हैं, उसने सचमुच बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर खरोंच तक आए बिना सुरक्षित बच गया। इस जगह का रहस्य सिर्फ इसके पत्थरों में नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक ये पूरा मंदिर 20 फीट बर्फ के नीचे दब जाता है और इसके दरवाजे सील कर दिए जाते हैं, तब भी इसके गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति बिना किसी इंसानी दखल के लगातार 6 महीने तक जलती रहती है ना कमाल की बात। तो हमने सत्ता के मजबूत किले देख लिए और आस्था के अटल मंदिर भी। अब एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, आज के इस मॉडर्न दौर में हम जो बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं, उनकी असल प्राथमिकता क्या है? वे इन प्राचीन इमारतों से कैसे अलग हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां हम भविष्य की वास्तुकला को देखेंगे। और इसके लिए हम चलेंगे चीन के एक हाइपर मॉडर्न मेगा सिटी शेंज़ेन। अगर हम शेंज़ेन के विकास मॉडल पर नजर डालें तो ये केदारनाथ के आध्यात्मिक उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। शेंज़ेन पूरी तरह से एक सेक्युलर और डिस्ट्रैक्शन फ्री यानी बिना भटकाव वाले माहौल पर फोकस करता है। यहाँ का मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक है, शहर का सिस्टम एकदम कुशल, तेज और बिना किसी रुकावट के काम करे। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10। जी हाँ, शेंज़ेन का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 10 के बेहतरीन स्तर के आसपास ही रहता है। ये इस बात का सबूत है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की इमारतों के बीच भी इतने शानदार हरे भरे पार्क बसाए जा सकते हैं। तकनीक और हरियाली का ये बैलेंस सच में काबिले तारीफ है। और यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? मान लीजिए आप शेंज़ेन टैलेंट पार्क में आराम कर रहे हैं और आपको भूख लगी है, तो बस अपने फोन पर वीचैट या आलीपे से QR कोड स्कैन कीजिए। कुछ ही देर में शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड ड्रोन आपका खाना लेकर आसमान से सीधे आप तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह। लेकिन ये वहाँ की हकीकत है। वहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ इस तरह बुना गया है कि जिंदगी से हर तरह की उलझन खत्म हो जाए। पार्क में घूमते हुए पूरी तरह से रोबोटिक आइसक्रीम वेंडर आपको आइसक्रीम सर्व कर देंगे। यहाँ तक कि खेती के लिए एग्रीकल्चरल ड्रोन्स और इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इंसान की मेहनत को हर कदम पर तकनीक और रोबोटिक्स से रिप्लेस किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ शेंज़ेन जैसे शहर हैं जो लोगों की काम की थकान मिटाने और उन्हें शांत माहौल देने के लिए बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ जैसी पवित्र और आध्यात्मिक जगहों पर आजकल भीड़ का मकसद ही बदल गया है। वहां लोग मौन और शांति महसूस करने के बजाय सोशल मीडिया के लिए रील्स और तस्वीरें लेने में ज्यादा मगन नजर आते हैं। सच तो ये है कि हम जैसी जगहें बनाते हैं वो हमारे बर्ताव को तय करती हैं। एक किला इंसान से अधीनता चाहता है, एक प्राचीन मंदिर श्रद्धा और भक्ति की मांग करता है, और आज के स्मार्ट शहर हमसे सिर्फ और सिर्फ दक्षता यानी एफिशिएंसी की उम्मीद करते हैं। शाहजहां की वो ठंडी नहरें हों, केदारनाथ के विशाल पत्थर हों या शेंज़ेन के ड्रोन लैंडिंग पैड, हर ईंट, हर पत्थर ये चीख चीख कर बताता है कि उस दौर का समाज किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, एक सवाल जहन में गूंजता है। आज से सैकड़ों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इन हाइपर एफिशिएंट मॉडर्न शहरों की खुदाई करेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो हमारे बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? उनके हिसाब से हमारी सबसे बड़ी आस्था किस चीज में रही होगी? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ, सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता बनाए रखिए।